गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस वीडियो लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं प्रोबेबिलिटी के। खाली क्वेश्चन नंबर 16 और 13 बाकी है। दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं और दोनों मेंस में आ चुके हैं। तो लेट अस फिनिश ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 13। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बैग 1 कंटेन्स, बैग 1 के अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, मतलब 7 बॉल्स हैं जिसमें 3 रेड प्लस 4 ब्लैक है। ओके, फिर देयर इज अनदर बैग 2 के अंदर 4 रेड 5 ब्लैक, मतलब टोटल 9 बॉल्स हैं। 4 रेड प्लस 5 ब्लैक। ओके, दिस इज गिवन। ओके, नाउ वन मोर कंडीशन इज गिवन। अब क्या एक्टिविटी हो रही है? वन बॉल इज ट्रांसफर्ड, मतलब वन बॉल इज ट्रांसफर्ड, एक बॉल ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ओके, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। और उसके बाद बैग 1 में से एक बॉल ट्रांसफर किया, बैग 1 में से बैग 2 में एक बॉल ट्रांसफर किया। वो क्या हो सकता है? याद रखना, एक रेड हम कर सकते हैं 1 टू 2 में, बैग 1 में से हम एक रेड बॉल ट्रांसफर कर सकते हैं, या हम एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर सकते हैं बैग 1 से बैग 2 में। ये याद रखना जो मैंने अभी बोला। Then a ball is selected from bag 2. Then one ball is selected. Then one ball is selected from bag 2. मतलब एक बॉल ट्रांसफर किया बैग 1 से बैग 2 में, उसके बाद एक बॉल सिलेक्ट किया बैग 2 में से, और वो बॉल हमको the ball so selected is found to be red. Okay, ball selected from bag 2 is found to be red, is found red. ये भी given है। तो then they have asked what is the probability that the transferred ball is black, मतलब कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ है from 1 to 2। तो आपको पता चल गया given क्या रखना है। given is red ball is transferred, red ball is transferred from bag 1 to bag 2, is transferred from bag 1 to 2। ओके, B2 क्या होगा? ब्लैक बॉल, one red black ball is transferred from bag 1 to bag 2। ओके, और आपको पता है B1 कैसे यूनिट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सो B1, B2 are mutually exclusive and exhaustive P of B1 plus P of B2 क्या आना चाहिए? 1। P of B1 क्या होगा? P of B1 मतलब क्या? ओके, बैग 1 के जो भी बॉल्स हैं वो लिख देते हैं। सो बैग 1 में कितने बॉल्स हैं? बैग 1 में टोटल 7 बॉल्स थे, इसमें 3 रेड प्लस 4 ब्लैक है। तो P of B1 और P of B2 साथ में निकाल दो। P of B1 क्या आएगा? One red ball is selected, red ball is transferred from bag 1 to bag 2, उसका मतलब red ball selected। तो P of B1 क्या होगा? 3C1। P of B1 क्या है? 1 red ball select करने का 3 red में से, और 7 टोटल में से 1 ball select करने का, and P of B2 क्या है? So P of B1 is 3C1 upon 7C1। P of B1 is 3C1 upon 7C1 and P of B2 कितना आएगा? 1 black ball is transferred from bag 1 to bag 2, इसका मतलब black ball is selected, इसका मतलब 4C1 upon 7C1 NC1 1 n होता है, NC1 n होता है 3C1 3/7, और P of B2 उस लॉजिक से क्या है? 4/7। रिजल्ट नंबर 1। फिर बॉल ट्रांसफर हो जाने के बाद बैग 1 टू बैग 2 में से एक बॉल सिलेक्ट किया जाता है बैग 2 में से, एंड दैट बॉल इज फाउंड टू बी रेड। तो उसका मतलब कैपिटल A क्या रखोगे? लेट A इज इक्वल टू रेड बॉल इज सिलेक्टेड, रेड बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 2, फ्रॉम बैग 2। ओके, और बैग 2 में टोटल 9 बॉल्स थे, जिसमें 4 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। अब दो इवेंट्स हो रहे हैं,
ए के पहले दो इवेंट्स हो रहे हैं B1 और B2, तो आफ्टर B1 लिखो और आफ्टर B2 देखो क्या होता है बैक टू का कंडीशन। आफ्टर B1 उसका मतलब रेड बॉल, B1 क्या था रेड बॉल, B1 था रेड बॉल, रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक 1 to back 2. Okay, after B1 मतलब B1 हो गया, what activity is happening? Red ball transferred from back 1 to back 2. तो इसका मतलब back 2 में क्या हो जाएगा? back 2 में एक रेड बॉल ऐड हो जाएगा, टोटल 10 बॉल्स हो जाएंगे और रेड बॉल कितने हो जाएंगे 5 रेड, ब्लैक बॉल कितने रहेंगे 5 ब्लैक। So P of A given B1, P of A given B1 कितना है? P of A given B1 का मतलब क्या? P of A given B1 का मतलब क्या? P of A given क्या है? Red ball selected from back to given that कौन सा बॉल ट्रांसफर हुआ है बैक 1 से बैक 2 में? रेड 1। सो रेड बॉल ट्रांसफर या ट्रांसफर लिखो, ट्रांसफर from back 1, red ball transfer from back 1 to back 2. So therefore P of A given B1, red ball selected from back 2 after B1. So 5 red है, total 10 balls है, 5C1 upon 10C1, that is 5 by 10. Don't cancel. P of A given B1 तो कितना आएगा 5 by 10. Okay. Then now the same thing after B2 you do on your own. After B2 मतलब black ball transfer from back 1 to back 2. back 2 में ओरिजिनल ये कंडीशन है, ये स्टेटस के साथ काम नहीं कर रहा है ना, ये आफ्टर B1 हो गया और B1 के पहले B2 के पहले ये होता है। सो आफ्टर B2 उसका मतलब black ball transferred from back 1 to back 2. ओरिजिनली बैक 2 में कितने थे 9 बॉल्स, उसमें एक ब्लैक बॉल ऐड हुआ तो बैक 2 में कितने बॉल्स हो जाएंगे बैक 2 में 10 बॉल्स हो जाएंगे, पर एक ब्लैक ऐड हुआ है तो ये 6 ब्लैक हो जाएंगे और 4 रेड रहेंगे। सो 4 रेड प्लस 6 ब्लैक। ओके, तो P of A given B2 निकालना है। A क्या था रेड बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बैक 2, सो therefore P of A given B2 is P of red ball selected from back 2 given that कौन सा बॉल ट्रांसफर हुआ है ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैक 1 टू बैक 2। तो कितना आएगा हमको रेड बॉल के बारे में, तो रेड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 4 रेड है और टोटल 10 बॉल्स है। तो P of A given B2 is 4C1 upon 10C1 which is 4 by 10. So there P of A given B2 is 4 by 10. Okay, so P of B1, P of B2, everything we have cancelled. So now sorry we have calculated but cancelled. So P of B1, P of B2 is no, not a mistake now. Therefore P of B1 कितना था 3 by 7, P of B2 कितना था 4 by 7, टोटल कितने थे 7 बॉल्स। तो रेड बैक 1 में तो 7 बॉल्स है और रेड 3 by 7 and 4 by 7 that answer is right। and then P of A given B1 का वैल्यू आया था 5 by 10 and P of A given B2 का वैल्यू आया 4 by 10। परफेक्ट हो गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है पूरा देखते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज P of, ना मैंने जब सम स्टार्ट किया B1 और B2 उसके पहले बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बैक 2 वाज फाउंड टू बी रेड, यस और नो, मतलब रेड बॉल हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं कहां से बैक 2 में से, मतलब इफ रेड बॉल
selected. Is it already occurred? Red ball selected from back to. So if red ball is selected from back to, yeah, ball selected from back to is found to be red, what is the probability कि कौन से बॉल का ट्रांसफर हुआ है? The ball transferred is the ball transferred is black, मतलब black ball transfer हुआ है, black ball transfer हुआ है, black ball transfer from back 1 to back 2, मतलब हमको प्रोबेबिलिटी इसका पूछा है P of D2 given A, P of D2 given A. Ball selected from back to is red, already from here. So red ball selected from back to, that is already occurred. A has already occurred. The ball selected from back to is found to be red. Then what is the probability that black ball is transferred? मतलब black ball transfer हुआ है, black ball transferred from back 1 to back 2. और कौन सा इवेंट है? P of V2 given A. P of V2 given A. P of V2 given A कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्टली का बेस थ्योरम भी लगा सकते हो, बेस थ्योरम भी लगाना है. So that will be P of V2 intersection A whole upon P of A, and then we just apply numerator में multiplication theorem on probability, denominator में theorem on probability. P of V2 into P of A given V2 whole upon, नीचे कितना आएगा? P of V1 into P of A given V1 plus P of V2 into P of A given V2. तो डेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, you will get the answer. This is a very good question. This was asked 2019 JEE. P of B2 is 4 by 7 into P of A given B2 is 4 by 10. नीचे आएगा 3 by 7 into 5 by 10 plus 4 by 7 into 4 by 10. Okay. Common denominator कितना है? 7 10 is 70. 16 upon 70 is equal to 16 upon 70 whole upon कितना है? 5 to the 15 upon 70. 15 upon 70 plus 4 होगा 16 upon 70. Yes or no? अब डिनोमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर है 70. न्यूमरेटर ऐड कर दो 15 plus 16 31 आएगा. सो आंसर विल बी 16 upon 31. आराम से सॉल्व करो. 16 upon 70 और नीचे आएगा न्यूमरेटर ऐड कर दो 15 plus 16 whole by 70. So this turns out to be 16 upon 70 whole divided by 15 plus 16 31 upon 70. So the answer will be how much? The answer will be 70 gets cancelled. So how much? 16 upon 31. Same type खाली नंबर चेंज था. जनवरी शिफ्ट और अप्रैल शिफ्ट में पूछा था. Same question. Okay, so answer is 16 upon 31. That finishes question number 16. That finishes question number 16. Okay, now question number 13. Question number 13. Assume that the chances of a patient having heart attack is 40%. Chances of a patient having heart attack कितना है? Having heart attack is 40%. मतलब 40% पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, 60% नहीं होगा. It is assumed that a medication and yoga course reduce the heart attack chances by 30%. मतलब मेडिटेशन और योगा करने से हार्ट अटैक के चांसेस 30% रिड्यूस हो जाते हैं. तो पहले और एक स्टेप को पहला है information, दूसरा information है. This question has to be somewhat lengthy. जैसा लग रहा है. Chances of patient having heart attack is 40%. Meditation and yoga reduces. Meditation and yoga reduces heart attack. Reduces chances of heart attack. Reduces heart attack by 30%.
मतलब अगर पेशेंट इज डूइंग मेडिटेशन एंड योगा तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं 70%। फिर एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बाय 25%। सो सर्टेन ड्रग, एक दवाई लेने पर सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस heart attack chances, reduces heart attack chances by 25%। मतलब वो ड्रग लेने पर, वो मेडिसिन लेने पर हार्ट अटैक होने का चांसेस कितना है 75%। दिस गिवन। फिर क्या लिखा है कि at a given time the patient can choose any one of the two options with equal probability। the patient okay, the patient can select any two of two options with equal probabilities। ये सब डेटा है with equal probabilities। okay, it is given that after going through one of the two options, मतलब या तो पेशेंट ने मेडिटेशन ने योगा किया या तो ड्रग लिया, the patient selected suppose a heart attack, मतलब उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको हार्ट अटैक हो चुका है। what is the probability that the patient followed a course of meditation and yoga? मतलब patient has already suffered heart attack, then what was the chances that he took meditation and yoga? मेडिटेशन एंड योगा। तो क्या रखेंगे हम लोग? B1 क्या रखेंगे? द पेशेंट लेट B1 सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करोगे जो भी चलेगा। पेशेंट सिलेक्ट्स मेडिटेशन एंड योगा। B2 क्या रखता हूं मैं? मतलब पेशेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो मेडिटेशन एंड योगा करे या तो वो मेडिसिन मतलब सर्टेन ड्रग सिलेक्ट करे। या पेशेंट सिलेक्ट सर्टेन ड्रग, patient selects certain drug। मतलब हार्ट अटैक से बचने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है। पेशेंट क्या कर सकता है? मेडिटेशन एंड योगा कर सकता है या दवाई ले सकता है। सो B1 B2 are mutually exclusive and exhaustive। B1 B2 are mutually exclusive and exhaustive events। yes। अब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, ये सारे डेटा गिवन थे, तो लास्ट जो दिया है दैट्स व्हाई आई रिटन ऑल द थिंग्स कि द पेशेंट कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन, मतलब मेडिटेशन एंड योगा और सर्टेन ड्रग को सिलेक्ट कर सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। सो P of B1 इज इक्वल टू P of B2। कितना आएगा? दो ही ऑप्शन है उसके पास 1/2। रिजल्ट नंबर 1। अब मैं रखता हूं लेट हैपन either event a person has heart attack, patient suffers heart attack, मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है। पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक। तो अब पहली लाइन देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, व्हाट इज P of A। व्हाट आर द चांसेस दैट द पेशेंट गोस फॉर द हार्ट अटैक? देयरफॉर P of A कितना है? P of A is 40%। so 40/100। P of 40% है ना? 40%, just 1 minute। so it is 40/100। yes, it is given। that is also given। पहली लाइन ये है कि the chance of a patient having a heart attack is 40%। that is also given। so P of A is 40/100। अब P of A given B1 और P of A given B2 के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। the meditation and yoga reduce chances of heart attack by कितना था? reduce chances of heart attack by 30%। तो मेडिटेशन एंड योगा करने पर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाते हैं 30%। so therefore chances of heart attack after selecting meditation and yoga is 70%। yes or no? so P of A given B1 का मतलब क्या है?
in exam you don't write this one, you start the solution from here, like b1 b2 ठीक है, this two you don't have to write, that's understood. P of A given का मतलब क्या? P of A given B1 का मतलब क्या? The patient suffers heart attack होता है, given that he has taken meditation and yoga, मतलब he has selected meditation and yoga, तो उसका मतलब कितना chances है? 70%, 70 by 100, 70% chances है उसको हार्ट अटैक का, 70 by 100, so P of A given B1 कितना आएगा? 70% of P of A. So P of A given B1 कितना आएगा? 70 by 100 of P of A मतलब 40 by 100. So that turns out to be P of A given B1, that turns out to be 7 4s are 28 upon 1 2 3 4. So 28 upon P of A given B1 turns out to be 28 upon 100. So remember this, P of B1 is half P of B2 is half P of A, 40% so 40 by 100, and P of A given B1 turns out to be 28 upon 100. P of A given B1 is 28 by 100. Now similarly you go for P of A given B2. B2 मतलब क्या? The patient selects certain drug. Now a certain drug, chances of heart attack, certain drug and certain drug क्या था? दवाई लेने पर, मेडिसिन लेने पर certain drug reduces chances of heart attack by, reduces chances of heart attack by 25% था, yes or no? Okay, so therefore chances of heart attack कितने हैं? So chances of heart attack after selecting certain drug कितना हो जाएगा? After selecting certain drug कितना हो जाएगा? 75% वो हो जाएगा, chances हो जाएंगे 75%, chances हो जाएंगे 75%. So P of A given B2 कितना होगा? P of A given B2 का मतलब क्या है? P of A given B2 का मतलब P of, therefore P of A given B2 का मतलब patient has a heart attack, so heart attack कितना खाली, given that the patient has selected certain drug, certain drug. I'm not writing in detail. Therefore P of A given B2, अब certain drug लेने पर चांस ऑफ हार्ट अटैक कितने हैं? 75%. So can I say that will be 75% of P of A. 75% of P of A. Yes or no? 75% of P of A. So P of A given B2 becomes 75 by 100 of P of A कितना था? 40 by 100. वो कितना होगा? P of A given B2 75 4 का कितना होता है? 75 4 is 300. Okay, upon 75 4 is 300 and 0. So it is 3000 upon 1 2 3 4. Two zeros gets cancelled, so it is 30 upon 100. So P of A given B2 is 30 upon 100. P of A given B2 is 30 upon 100. Yes, so that is right. That's all it is. So you can say yes. P of सारे नंबर्स को लिखो और फिर चेक करते हैं कि क्या पूछा है. P of B1 मेडिटेशन और योगा सिलेक्ट करने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है. So P of B1 is half, P of B2 is half. Selection of meditation, yoga and certain drug has same probability. So P of B1 half का, P of B2 half का. P of A given B1 28 by 100 का, P of A given B2 30 by 100 का. अब required probability क्या पूछी है वो जरा देख के we must calculate thing. The patient has already suffered a heart attack. Okay, the patient has already suffered heart attack. So required probability में क्या आएगा? If
patient suffers heart attack, suffers from heart attack, उसको heart attack आ चुका है. What is the probability? Find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. मतलब patient selected meditation and yoga. Patient selected meditation and yoga. उसने meditation and yoga किया है. If patient suffers from heart attack, what is the probability the patient selected meditation and yoga? तो P of meditation and yoga हमारा B1 था. So B1 given A. P of B1 given A. What is P of B1 given A? P of B1 given A is P of B1 intersection A whole upon P of A. Then write this and finish off the calculations. You will get the answer. इस सम में थोड़ा कुछ अलग लॉजिक भी है. अगर कुछ करेक्शन होगा I will give it ओके. अभी के लिए पीछे का आंसर मैच करने के लिए P of B1 इंटरसेक्शन है अपॉन P of A और ये आता है P of B1 इंटरसेक्शन कितना आता है P of B1 into P of A B1 B1 और नीचे कितना आता है डिनोमिनेटर में P of B1 into P of A B1 B1 plus P of B2 into P of A B1 B2. ओके. और फॉर्मूला नीचे क्या आएगा P of B1 into P of A given B1 plus P of B2 into P of A given B2 ऊपर आएगा P of B1 into P of A given B2. Please don't substitute P of A है. कुछ बच्चे क्या करेंगे P of A को 40/100 रखिए. वो मत करना. पीछे का आंसर मैच करना है. ये करने पर ही आएगा. इसके लिए मैंने बोला इसमें जो भी कुछ चेंज अगर करना है फाइनल मुझे आपको करना है. आई विल लेट यू नो. देख अभी जस्ट फॉलो दिस पैटर्न. इसलिए मैं दो बार लिखा है. P of A1 कितना था हाफ. P of A हाफ इनटू सॉरी और P of A कितना था P of A given B1 था 28/100. यस 28/100 था और यहाँ पे था हाफ 28/100 plus half into यहाँ पे था 30/100. So substitute then let's answer. So 28 upon okay half of gets cancelled. So या फिर डायरेक्ट कर दो 28 upon कितना आएगा 28 upon 200. इधर नीचे कितना आएगा 28 upon 200 plus 20 upon 200. डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दो. So 28/200 whole upon कितना आएगा 28 plus 30 28 plus 30 upon 200 28 plus 30 upon 200 28 plus 30 upon 200 and that becomes how much 28/200 और नीचे कितना आएगा 28 plus 30 58 upon 200. 200 is the common denominator. It gets cancelled. और आप इसको कैसे लिख सकते हो 28 upon 200 और यहाँ पे आएगा 58 upon 200. That turns out to be 28 upon 58. 28 upon 58 is that answer? 28 upon 58 और cancel होगा. 2 14s are and 2 29s are. 14 upon 29 is the answer at the back. 14 upon 29. Question number 13. Yes, 14 upon 29 is the final answer. One of the best questions we come across that finishes the miscellaneous exercise of probability. 14 upon 29. Come here. Just 1 minute. Finish it off. Now, what I will do is that let me solve few illustrations जो टेक्स्ट बुक में काफी अच्छे तरीके से दिए हैं and they have already come in JEE Mains. Okay, so let us do those two illustrations. Example number 35.
an example number 36. So let me first solve question example number 35. Example number 35. The probability of a shooter hitting a target is 3/4. How many minimum number of times must he or she fire so that the probability of hitting a target at least once is more than 0.9? This is also a question which is asked in JEE Mains. ये आ चुका है. Okay. So what I will do is that suppose the person or suppose the shooter कितनी बार फायर करेगा अपने गन से वो हमको फाइंड करना है. Suppose the shooter fires n times. Suppose the shooter fires n times. Suppose the shooter fires n times. Let bullet. Okay. Suppose hitting the target. Suppose hitting the target is a success. Suppose hitting target is a success. Suppose hitting target is success and not hitting target is failure. And not hitting target is failure. While shooting one time from the gun. एक बार शूट करने पर hitting the target is success, not hitting the target is failure. Those what we say success probability कितना है? Success probability का सिंबल कितना होता है? P. बोलने का नहीं. The probability of a shooter hitting a target is 3/4. That is 3/4 already given. So P आ गया 3/4. तो failure probability कितना आएगा? 1 minus P. 1 minus P मतलब कितना? 1 minus P मतलब 1/4. इधर लिखो given. So failure probability, therefore failure probability Q is equal to 1 minus P. Failure probability, therefore failure probability is equal to Q, which is 1 minus P, which is 1 minus 3/4, which is 1/4. तो हमको Q भी मिल गया. Therefore Q is 1/4. Let random variable x, let capital X denote number of successes of hitting target when shooter fires n times. So obviously ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होने वाला है और पॉलिनोमियल ट्रायल्स है. सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन p ऑफ x कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी फंक्शन p ऑफ x का फार्मूला लिख दो. p ऑफ x का फार्मूला लिख दो. यस और नो? p is 3/4, q is 1/4. Therefore the probability function p of x is ncx p raised to x q raised to n minus x. Therefore okay, where x is the number of success 0, 1, 2 till n. P of 0 means 0 success. P of 0 means probability 0 success का मतलब probability of hitting the target 0 times. P of 1 मतलब probability of 1 success मतलब probability of hitting the target 1 time. P of 2 मतलब probability of 2 success. उसका मतलब probability of hitting the target 2 times. Okay. So therefore P of x n कितना है? गुना है ncx. P कितना था? 3/4 whole raised to x और q है 1/4 whole raised to n minus x where x is 0, 1, 2 till n. Okay, 0, 1, 2 till n. Now, what is given? It is given that the probability of hitting the target. Probability of hitting the target at least once. Okay, hitting target. Okay, P of मतलब probability of hitting target at least once is more than 0.9. That is greater than 0.9. This is given. और इसका वैल्यू निकालना. What is the meaning of hitting the target at least once? मतलब एक बार टारगेट को हिट करो या एक से ज्यादा, उसका मतलब what is given? इसका मतलब P of x is greater than equal to 1 is greater than 0.9.
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब एक बार टारगेट को हिट करो, दो बार टारगेट को हिट करो या तीन बार टारगेट को हिट करो या टिल एन टाइम्स। तो p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 टिल p ऑफ n का जाए देयर p ऑफ 1 सक्सेस या एक से ज्यादा सक्सेस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 टिल p ऑफ n is greater than 0.99 but आपको पता है sum of all the probabilities of success p of 0 plus p of 1 plus p of 2 plus p of 3 plus till p of n क्या होता है 1। तो based on that logic p of 1 से लेके p of n क्या आएगा 1 minus p of 0। therefore p of 1 plus p of 2 plus p of 3 plus till p of n is 1 minus p of 0। suppose ये रिजल्ट नंबर 1 है, ये रिजल्ट नंबर 2 है और ये रिजल्ट नंबर 3 है। तो 3 into बताइए। I want you to get the answer before me. Okay? So put 3 in 2. Put 3 in 2. So we end up 1 minus p of 0 is greater than 0.99. Now p of 0, p of x का फॉर्मूला क्या है? ncx 3 by 4 whole raised to x। तो p of 0 मतलब क्या है? n कितना है? x पर गुणना है तो 1 minus nc0 3 by 4 whole raised to x मतलब 0 और इधर आएगा 1 by 4 whole raised to n minus 0 is greater than 99 by 100। ये 0.99 रखो चलेगा। therefore 1 minus nc0 1 होता है, nc0 1 होता है और यहाँ पे आएगा 1 by 4 whole raised to n is greater than इधर आप कर दो डेसिमल प्लेस हटा दो so 99 by 100। now 1 into anything so here we are left with 1 minus 1 upon 1 into 1 raised to n upon 4 raised to n is greater than 99 by 100। 1 raised to n क्या होता है 1 so 1 minus 1 upon 4 raised to n is greater than 99 by 100। 1 upon 4 raised to n को राइट साइड ले जाओ तो कितना आएगा? therefore 1 minus therefore 1 minus 99 by 100 is greater than 1 upon 4 raised to n। therefore 100 minus का मतलब 1 upon 100 आएगा। okay so this you end up getting as 1 upon 100 is greater than 1 upon 4 raised to n। 1 upon 100 is a positive number, 1 upon 4 raised to n, n अगर 0 भी होगा तो 4 raised to 0 1 होता है तो 1 upon 1 is positive, 4 raised to n n is a whole number, n is a whole number तो 4 raised to n अगर n 0 है तो 1 upon 4 raised to 0 1 आएगा तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं है। पॉजिटिव when we are dealing with positive numbers हमको यहाँ पे 1 upon 100 is greater than 1 upon क्या मिला 4 raised to n। अब आपको पता है कि for a greater than 0 b greater than 0 for a greater than 0 comma b greater than 0 if a greater than b होता है तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे वो लॉजिक लगाना है। ये दोनों पॉजिटिव है तो जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा व्हाट विल हैपन आई विल एंड अप गेटिंग 1 upon 100 का रेसिप्रोकल होता है 100 सो कितना आएगा 100 इज लेस देन यस 100 इज लेस देन कितना आएगा 1 upon 4 raised to n का रेसिप्रोकल क्या होता है 100 is less than 4 raised to n। therefore 4 raised to n is greater than 100। अब n के पावर्स n का अलग-अलग वैल्यू रखो 4 raised n की जगह पे 1 रखो 4 raised to 1 4 9 n की जगह पे रखो 4 square 16 नो n की जगह पे रखो 4 cube 64 9 n की जगह पे 4 रखो 4 4 का 16 16 4 का 64 64 4 का 256 yes। तो 4 raised to n is greater than equal to कितना लिखोगे 4 raised to n is greater than equal to 256 because 4 raised to 4 raised to 56। so therefore 4 raised to n क्या है 4 raised to 4 so n का वैल्यू कितना आएगा greater than equal to 4 so n is greater than equal to 4 उसका मतलब the shooter must fire at least कम से कम 4 या 4 से ज्यादा बार the shooter can
fire the bullet. So the shooter fires at least how many? The shooter fires at least how many times? At least 4 times. Very good question. Boards के लिए one of the best questions. You can say the best and yes mains के लिए also one of the best questions. Okay. हर तीसरे या चौथे बार में ये रिपीट होता है. This is their favorite question. Boards के लिए या JEE के लिए. Fair enough. Okay. So that is one of the illustrations which I believe I should solve so that you don't get a doubt when you are solving. And then I believe example number 36. Example number 36. We have एक काफी अच्छा क्वेश्चन. Okay. तो उसके लिए example number 36. Keep it this as the last for today. Okay. A and B. पहले कोई एक्सपेरिमेंट समझो. Persons A and B. दो persons हैं. A and B. Persons A and B. Throw a dice. Throw dice. Alternately मतलब अगर A पहले स्टार्ट किया तो A के बाद B फिर A फिर उसके बाद B A B वैसे मतलब B ने स्टार्ट किया तो पहले B करेगा फिर A करेगा फिर B करेगा फिर A करेगा and so on. Throw a dice alternatively and till one of them gets a 6 मतलब वो तब तक डाइस को उछालते रहेंगे ऑल्टरनेटिवली till one of them gets a 6 and wins the game. Okay. And wins the game. Find the probability or find the respective probabilities of winning if A starts. So here person A starts first. Okay, this is given. मतलब ये क्या है? पर्सन A स्टार्ट कर रहा है और उसके बाद B मतलब A पहले मतलब दो पर्सन से A और B और वो डाइस को ऑल्टरनेटिवली थ्रो करते हैं और तब तक वो थ्रो करेंगे जब तक कि 6 ना आ जाए. ठीक है, एनी वन ऑफ देम या तो A या तो B किसी भी एक को 6 मिल जाए और 6 आने पर वो पर्सन जीत जाएगा. और हाँ यहाँ पे सबसे पहले कौन स्टार्ट कर रहा है? फाइंड इधर पर्सन A स्टार्ट कर रहा है. तो व्हाट आई विल डू इज दैट फॉर सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6 उसमें सपोज गेटिंग उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होता है 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 कितना होता है 5/6 वो आपको पता है तो वो लिख लो फॉर अ डाइस थ्रोन वंस सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6 is sample space okay. तो क्या करते हैं let capital S be the probability. Suppose getting a 6 is a success, so not getting a 6 will be a लिखा देते हैं कि let capital S denote success of getting 6 and capital F denote failure of not getting 6 of not getting 6 in a single throw of dice. A single throw of dice. यहाँ पे डाइस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइस में उछाल सकते हैं. तब तक उछलती रहेगी डाइस जब तक के 6 ना आ जाए. ओके, in a single throw of dice. So P of S, probability of success is probability of getting 6 is probability P of getting 6. So P of S कितना आएगा? P of S 1/6 यहाँ से पता चलेगा. probability of failure क्या होता है? 1 - 1/6 is 1 - 1/6 will be 5/6. ये डायरेक्टली कर सकते हो. सैंपल स्पेस में लिखना है फॉर सिंगल थ्रो ऑफ डाइस 1 2 3 4 5 6 5/6 वो भी चलेगा. So P of F into therefore P of F probability of failure is probability of not getting 6 is P of not getting 6. तो कितना आएगा? P of F 5/6. P of F is
5/6। अब लेट मी एक्सप्लेन टू यू, कौन स्टार्ट कर रहा है गेम को? गेम को यहाँ पे 2 पर्सन है, यहाँ पे 2 पर्सन है और स्टार्ट कौन कर रहा है गेम को? ए। और गेम तब तक चलता रहेगा जब तक के 6 ना आए, जैसे 6 आ जाएगा वो पर्सन जीत जाएगा। ओके, केस 1, पर्सन ए गेट 6 इन द फर्स्ट थ्रो। पर्सन ए गेट 6 इन फर्स्ट थ्रो, so obviously he will win. Person A gets 6 in the first throw. So can I say therefore P of A wins in first throw कितना आएगा? Will be equal to P of success only। क्यों? मतलब अगर A ने शुरू किया और पहले थ्रो में उसको 6 मिल गया तो गेम वहां पर ही खत्म हो गई। So P of A wins in the first throw। P of A wins in the first throw। P of A wins in first throw। मतलब पहले थ्रो में 6 आ जाएगा तो रुक जाएगा गेम। So that is equal to P of getting 6 so in the first throw। तो P of success को कितना आएगा? 1/6। ये आ रहा है। सेकंड केस क्या आएगा? पहले थ्रो में A को 6 नहीं मिलता तो ऑब्वियसली फिर बी करेगा, क्या कहते हैं, डाइस को थ्रो करेगा और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि ए विनिंग। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, हम निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे ओके, तो ए कब जीतेगा? या तो उसको पहले थ्रो में 1 आ जाएगा, या तीसरे थ्रो में 1 आ सकता है, या फिफ्थ थ्रो में 1 आ सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा? पर्सन ए does not get 6 in first थ्रो। ऑब्वियसली उसके बाद पर्सन बी डाइस को थ्रो करेगा, सो पर्सन बी does not get 6। Person A does not get 6 in the first throw, person B does not get 6 in, I will say, second throw, but person A does not get 6, okay, person A does not get 6 in the first throw, फिर B थ्रो करेगा और B को भी 6 नहीं मिलेगा तो person B does not get 6 in second throw। A ने थ्रो किया पहला थ्रो है, फिर B ने जो थ्रो किया वो दूसरा, इस बार से and person A gets 6 in third throw। उसका मतलब ऑब्वियसली वहां पे गेम रुक जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो मैं लिख रहा हूं वो आप न लिखो एग्जाम में तो भी चलेगा, आपको सीधा लिखने का P of A wins in the first throw। So therefore probability of A wins in third throw। थर्ड थ्रो में जीता उसका मतलब क्या है? पहले थ्रो में सक्सेस नहीं मिला, A को 6 नहीं मिला, अरे A को 6 नहीं मिला मतलब फेलियर। सेकंड थ्रो में फिर B ने थ्रो किया, उसमें भी उसको 6 नहीं मिला, इसलिए फेलियर। और फिर थर्ड थ्रो में A टॉस करेगा, उसमें उसको 6 मिल गया मतलब उसको सक्सेस मिला। तो वो आएगा P of F into B of S। और ये ऐसा क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सो 5/6 into 5/6 into 1/6, 5/6 into 5/6 into 1/6। तो ये कितना आएगा? 5/6 का स्क्वायर, ये आया प्रोबेबिलिटीज, ये आया 5/6 का स्क्वायर into 1/6। Now I will not write the third one in detail, so सीधा मैं लिख रहा हूं therefore P of A wins in fifth throw of dice। मतलब A को पहले थ्रो में, पहला स्टार्ट कौन कर रहा है? A, तो A को सक्सेस नहीं मिला मतलब 6 नहीं आया, इसलिए फेलियर। फिर B ने थ्रो किया तो B को भी सक्सेस नहीं मिला, 6 नहीं आया। फिर A आएगा, उसको भी सक्सेस नहीं मिला, फिर B आएगा, उसको भी सक्सेस नहीं मिला, पर फिफ्थ थ्रो में 6 आ जाता है, उसको सक्सेस। अंडरस्टूड? सो ये कितना आ जाएगा? P of F into P of F
into P of F. ऐसा लिखो तो बेटर है. This is equal to probability of failure into P of F into P of F into P of F into P of S. ये क्या है साहब? ये सारे independent events है. That's why mention करना because independent events. A and B are independent. So P of A intersection B क्या होता है? P of A intersection B क्या होता है? P of A into P of B. So base actually intersection होना चाहिए, but it's fine. टेक्स्ट बुक में वैसे लिखा है. So I am giving the same notations as given in the textbook because independent events. Because independent events. इधर मेंशन करना रहेगा. So question 5/6 the whole square related है. ये इधर मेंशन करो independent events. So this thing will continue and so on. 5/6 raised to 4 into 1/6 and so on. Yes or no? So probability आगे क्या हो सकता है? Probability of A winning in the 7th row, probability of A winning in the 9th row, वैसे चलता रहेगा. Yes or no? तो लिखो. So the probabilities of A winning are the probabilities of A winning are सबसे पहले रो में उसको 6 आ गया, मतलब क्या था 1/6. फिर सेकंड में क्या था 5/6 का स्क्वायर इनटू 1/6. थर्ड में A getting probability of A winning in the 5th row, उसमें क्या आएगा 5/6 raised to 4 into 1/6. तो कॉमन सेंस probability of A winning in the 7th row में क्या आएगा 6 बार 5/6 failure into success. So 5/6 multiplied 6 times into 1/6. तो कितना लिख सकते हैं 5/6 raised to 6 into 1/6. Next one also you can write 5/6 raised to 8 into 1/6. ये जो टर्म्स हैं I want to take result number 3 रखना 3 and so on. So suppose this is 4. So can I say terms? Okay. So P of probability of A winning कितना आएगा? ये सारे probabilities का sum is equal to 1/6 is equal to 1/6. Okay, is equal to 1/6 plus 5/6 the whole square into 1/6 plus 5/6 whole raised to 4 into 1/6 plus 5/6 whole raised to 4 into 1/6. ये सब क्या है? ये सारे टर्म्स किसमें है? कैसे? They form, these are infinite terms and these infinite terms are in a GP. अगर आप ध्यान से देखो, then they are in a GP. They are in a GP. These terms, they are in GP. 1/6, 5/6, square and all. Okay, just a minute. Textbook वाला डिटेल में लिखा है क्या नहीं? Is done directly. Okay, here this is the probability of A winning. Winning in the first toss, the probability of A winning in the third toss, the probability of A winning in the fifth toss, the probability of A winning in the seventh toss. Okay. Here on the right, here 1/6 से पहला टर्म है. फिर सेकंड टर्म क्या है? 5/6 का स्क्वायर into 1/6. इन दोनों का रेशियो ले लो क्या? 5/6 का स्क्वायर. फिर जो थर्ड टर्म है 5/6 whole raised to 4 into 1/6. इन दोनों का रेशियो ले लो क्या आएगा? 5/6 का होल स्क्वायर. 5/6 whole raised to 6 into 1/6. What are terms? Infinite terms in a GP. Infinite terms in GP. Having first term क्या दिख रहा है? Having first term का सिंबल याद है? A 1/6 और कॉमन रेशियो R. कितना आएगा? इन दोनों को डिवाइड करो 5/6 का स्क्वायर. इन दोनों को डिवाइड करो थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म 5/6 का स्क्वायर. And here R is between 0 and 1. Yes or no? And then can we calculate sum of infinite terms of a GP having first term a common ratio R look at A upon 1 minus R. So here required probability for there is a infinite terms in the GP having A is equal to 1/6, R is equal to 5/6 the whole square. So therefore
P of A wins. P of A wins. Okay. इसको पीछे दिया हुआ है. Okay. For infinite GB. Okay. For infinite GB having first term A, having first term equal to A, common ratio is equal to R. Common ratio is equal to R, where mod R is less than 1. Obviously R is not equal to 0. Can we recollect formula था supplementary material में? Supplementary material में क्या था? A plus sum of terms of infinite GB क्या था? Sum of terms is equal to A upon 1 minus R. That is क्या था? A upon, that is A plus AR plus AR square plus AR cube till infinity is A upon 1 minus R. Can we recollect? ये था theory. So P of A means क्या था? Therefore P of A wins लिखा already. और आपको पता है इसका फर्स्ट टर्म A कितना है? 1/6 और कॉमन रेशियो कितना है? 5/6 का स्क्वायर. So A upon 1 minus R लगा दो. A. So I would prefer to write is equal to A upon 1 minus R. ये सेम नहीं होगी. 1/6 upon 1 minus 5/6 का स्क्वायर. And I hope you will get the answer. 1/6 upon 1 minus 5/6 the whole square. 1 minus 5/6 the whole square. 1 minus 5/6 the whole square, that is 1/6 whole upon 1 minus 25/26. Take the LCM, calculate and finish it. This is also one of the best questions for means having a chance to come in mains as well as your boards for a 4-mark question. And this is, you can say, one of the best questions which they ask. You can say 1-2 साल छोड़ के every 2 or 3 years को छोड़ के this is asked. And this was one of the question asked है, थोड़ा नंबर चेंज कर दिया था in January or April shift of 2019. So 1/6, okay, 1 upon 6 which is equal to 26 minus 25 on 36. So 1/6 upon 36 minus 25, 11/36. So 1/6 into यहाँ पे आएगा upon 11 upon 36. So कितना आएगा? 6 1 6 6 1 6 6. Answer is 6/11. So probability of A winning is 6/11. So obviously या तो A जीत सकता है या तो A हार जाएगा. A हार गया मतलब B जीत गया. तो probability of A winning is 1 minus P of A. So probability of A wins कितना आएगा? 6/11. और therefore P of B wins क्या आएगा? 1 minus P of A wins मतलब P of A. So 1 minus 6/11, that will be 5/11. Okay, so 1 minus P of A, 1 minus 6/11, which will be 11 minus 6/11, which is 5/11. So P of A wins is 5/11. And probability of A wins is 6/11. इसका probability क्या था? 6/11 और 5/11 में A. तो कभी कभी who has JEE mains में और sometimes they ask in school exam for board score who has which person has more chance of winning. Probability of A winning is 6/11. Probability of B winning is 5/11. So who has more chance of winning? A. A has more chance of winning the game. So that is the answer. So P of A wins कितना आएगा? 6/11. And P of B wins आया 5/11. और फिर लिखो कि person A has more chance of winning, has more chance of winning than person B. Person A has more chance of winning this one. That is obvious. Person A has more chance of winning than person B. Okay? ये दो क्वेश्चंस थे जिसमें काफी बच्चों को डाउट हो सकते हैं. That's why I have given. And then the last topic
ये जो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक अभी जो लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड एज वेल एज they can also ask for मेंस के लिए ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज नोट डाउन करो अच्छी तरीके से। ओके मैं क्या लिखता हूं, फॉर रैंडम वेरिएबल x, फॉर रैंडम वेरिएबल x, फॉर रैंडम वेरिएबल x, फॉर रैंडम वेरिएबल x है, फॉर रैंडम वेरिएबल x e of x मीन e of x क्या था, एक्सपेक्टेड गेन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन या मीन था। मीन इज इक्वल टू ex, मीन क्या था, e of x, वेरिएंस क्या था, b of x, या टेक्स्ट बुक में लिखते हैं bar of x। ओके, सो आई एम राइटिंग b of x, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, सिग्मा x, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है सिग्मा x which is actually square root of variance, और वेरिएंस का सिंबल जो v of x है that you can also write as sigma square of x। this is given for random variable x, ये आपको पता है। ओके, केस 1, केस 2, केस 3, दो केसेस में आपको करना है, प्लीज रिमेंबर in let y be random variable, let y be a random variable, let y be a random variable, and here y is ax plus b। सपोज y एक रैंडम वेरिएबल है, सपोज y एक रैंडम वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ x ax plus b, तो e of y कैसे मिलेगा, तो e of y आएगा which is e of ax plus b, agreed, but डायरेक्टली याद रखिएगा e of y will be a times e of x, a times e of x, e of y will be a into e of x plus b, ये आपको याद रखना है। ओके, and suppose someone asks v of y and variance of y, जहां पे y is ax plus b, that will be variance of ax plus b, so that time you must remember v of y, variance of random variable y will be, what is multiplied with its a square into v of x, no role of b, so v of y will be a square into v of x, and therefore standard deviation will be sigma y, which will be square root of v of y. What is v of y? A square into v of x, a square into v of x, so which will be square root of a square into v of x, and square root of a square कितना आता है, mod a, so that will be mod a into, okay, then I'll put it, square root of a square will be mod a into square root of v of x, which is mod a into sigma x। स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर y ये होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर y जो है सिग्मा y will be mod a into sigma x। पर बेटर वे क्या है, इस स्टैंडर्ड डिविएशन का टेंशन नहीं रखेगा, वेरिएंस ऑफ y निकाल लेगा, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेगा, तो सिग्मा y, एंड दैट इज दैट। और सेकंड केस था लेट z be रैंडम वेरिएबल, दूसरा एक रैंडम वेरिएबल y था लीनियर, y क्या था, ax plus b, तो z रखो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, ax square plus bx plus c। तो इस जब भी अगर कोई रैंडम वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, तो उसके लिए खाली हमको e of z लेंगे, v of z कुछ आ रहा है, सो e of कितना आएगा, ax square plus bx plus c। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, ओके, एंड समटाइम्स ये ओल्ड कोर्स में था, तो एमसीक्यू में गुजरात बोर्ड या कुछ सिटी में पूछ सकते हैं, दैट्स व्हाई e of z कितना आएगा, a into, आपको याद रखना है, e into x square plus b into e of x plus c।
So that's it for today. आज के लिए इतना ही, and this finishes our chapter probability, and then I will be starting off with a new chapter. You can say integration, which requires most enough practice. जो है chapter number 7. Okay. So P of Z मतलब mean or expectation of Z is A into E square plus B into E of X plus C. So anything else? No. So that is what today, and thank you.